महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान होने में भले ही अभी समय है, लेकिन तमाम नेता अपने समीकरण बिठाने में जुट गए हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो केवल दूसरे की कुर्सी गिराने की कोशिश में हैं। हालांकि राजनीति में ये बात बहुत आम है, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो या फिर कोई और राज्य। महाराष्ट्र की राजनीति की समझ रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी का अगर सत्ता में बीजेपी को वापस आना है तो उसे वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर ही दाव लगाना होगा। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता दिलाई। वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2022 से 23 में शिवसेना और एनसीपी के टूटे हुए घटकों को साथ लाकर बीजेपी को फिर से सत्ता मिलाए। तो आखिरकार फडणवीस के नाम की चर्चा इन दिनों क्यों हुई? इसके पीछे की बहुत सारी वजह है। फडणवीस ने जून 2022 में अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी का बलिदान दिया। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और पार्टी और गठबंधन सरकार के बड़े हित में खुद उप मुख्यमंत्री का पद संभाला, यानी खुद के हित से बड़ा पार्टी का हित। यही सबसे बड़ा फैक्टर है और कारण है कि 2024 में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के लिए फडणवीस सबसे अच्छे दांव हैं। लेकिन इतना ही नहीं, फडणवीस को बीजेपी का चेहरा मानने वाले कई और विशेषज्ञ यानी राजनीतिक विश्लेषक कुछ और बातों की ओर ध्यान खींचते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से परिचित कई महानुभव और पत्रकारों से बातचीत का जो रिजल्ट यानी निष्कर्ष है वो एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। मोदी ने एनडीए सहयोगियों के साथ दिल्ली में लगातार तीसरी सरकार बनाई है, जिसके बाद विपक्ष ने अपने हमले तेज कर दिए। 2024 का चुनाव फडणवीस के लिए सबसे कठिन चुनौती होने की संभावना है। खासकर शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अजीत पवार और अन्य सहयोगियों के साथ समन्वय बनाने की चुनौती के साथ और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी की संयुक्त ताकत से मुकाबला करना होगा। मुख्यमंत्री पद का नुकसान बीजेपी के लिए एक झटका हो सकता है, लेकिन फडणवीस को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का अटूट समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने पिछले दशक से उनमें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश किया। यह अटूट विश्वास उनके नवीकृत जोश और दृष्टिकोण के साथ लड़ने के संकल्प को बढ़ावा देता है। लोकसभा चुनाव का महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिशीलता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसमें एनडीए ने केवल 48 सीटों में से 17 सीटें जीती, जबकि यूपीए ने 30 सीटें हासिल की। ये फडणवीस के लिए बीजेपी के चेहरे के रूप में काम को और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाता है। 2014 में शिवसेना के साथ 25 साल पुराने गठबंधन को तोड़ने और विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का बीजेपी का रणनीतिक निर्णय राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पल था। यह पहली बार था जब सभी 4 प्रमुख पार्टियों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। हर एक ने 288 में से 270 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने 122 सीटें जीती, जो राज्य में अपने इतिहास में पहली बार 3 अंकों के आंकड़े तक पहुंची। विकास उन्मुख नेता की छवि और फडणवीस के प्रयासों और रणनीति को बीजेपी नेतृत्व ने पहचाना और उनके युवा नेतृत्व में निवेश किया और उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था। उनके कार्यकाल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गतिशीलता देखी गई, जिनमें से कई को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे महाराष्ट्र की आर्थिक वृद्धि हुई, बड़े पैमानों पर निवेश भी आकर्षित हुआ। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं, कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये बात बताते हैं। फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने बुनियादी ढांचा विकास की दिशा में एक जोरदार तेजी देखी। मुंबई मेट्रो समृद्धि महामार्ग, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे और पुणे नासिक अर्ध हाई स्पीड रेल मार्ग जैसी परियोजनाएं उनके दृष्टिकोण का नतीजा बताई जाती हैं। इन परियोजनाओं ने राज्य के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार किया, महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किए, जिससे राज्य की ठप पड़ी व्यवस्था में सुधार आया और कई जो इन्वेस्टर्स थे या कई बिजनेसमैन थे, उन्होंने महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर परियोजनाएं लाई। मुख्य मुद्दों का समाधान फडणवीस ने विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी के मुद्दों को हल करने पर भी ध्यान दिया है। जलयुक्त शिवार योजना, जिसका उद्देश्य गांवों को सूखा मुक्त बनाना था, उसको व्यापक सराहना मिली। इसी तरह से मराठवाड़ा में जल ग्रिड परियोजना ने पूरे क्षेत्र में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की। इन पहलों ने राज्य के सामने आने वाले मुख्य मुद्दों को हल करने के प्रति फडणवीस की प्रतिबद्धता को दिखाया। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद जहां उन्होंने 105 सीटें जीती, वहीं सरकार नहीं बना पाए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन से अलग हो गई, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गई। हालांकि इस सत्ता से बाहर की अवधि ने उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में अपनी राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करने का मौका दिया। उन्होंने जोरदार बहसों का नेतृत्व किया और सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ मजबूत विपक्ष खड़ा किया, अपनी दृढ़ता और राजनीतिक सोच का प्रदर्शन किया।
अब ऐसे में विपक्ष को चुनौती की जो उनकी भूमिका है वो भी अहम हो जाती है। दरअसल फडणवीस ने एंटीलिया जासूसी मामले के दौरान पुलिस अधिकारियों जैसे कि परमबीर सिंह, प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के कारनामों और खुफिया विफलता के मुद्दों को जिस तरीके से संभाला वो ऐतिहासिक था। ठाकरे की सरकार अक्सर विधानसभा के अंदर कमजोर साबित होती थी, जबकि फडणवीस विपक्ष में होने के बावजूद नौकरशाही और प्रशासन पर मजबूत पकड़ बनाए हुए थे। अक्सर मुख्यमंत्री या गृह मंत्री से पहले जानकारी प्राप्त करते थे। तो फडणवीस बीजेपी के लिए सबसे अच्छा दाव क्यों है? जैसे जैसे महाराष्ट्र अक्टूबर 2024 के चुनावों की ओर बढ़ रहा है, फडणवीस का नेतृत्व बीजेपी की सफलता की कुंजी माना जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि राजनीति को छोड़कर एक मुख्यमंत्री की प्रभावशीलता बहुत ज्यादा मायने रखने लग जाती है। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं, राजनीति को छोड़कर एक मुख्यमंत्री की प्रभावशीलता को नीतिगत पहलुओं और सार्वजनिक योजनाओं द्वारा मापा जा सकता है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करते हुए प्रगति को प्रेरित करती है। फडणवीस के कार्यकाल को विदर्भ सिंचाई परियोजना, मराठवाड़ा के जल ग्रिड परियोजना, जलयुक्त शिवार योजना, सुराजगढ़ इस्पात संयंत्र, रेल कोच संयंत्र, समृद्धि महामार्ग और मुंबई मेट्रो परियोजना जैसी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं द्वारा चिन्हित किया गया है। महिलाओं, वंचितों और SC/ST समुदायों के लिए कल्याण योजनाओं पर उनका ध्यान महत्वपूर्ण प्रगति की दौर को रेखांकित करता है। चुनाव के करीब आते ही बीजेपी की उम्मीदें फडणवीस की नेतृत्व क्षमता पर टिकी हैं। फडणवीस की जटिल राजनीतिक परिदृश्य को नेगेटिव करने की क्षमता, विकास और शासन के उनके ट्रैक रिकॉर्ड के साथ उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे अच्छा दांव बनाती है। इन चुनावों का परिणाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के भविष्य के लिए एक प्रभाव डालने वाला भी जैसा हो सकता है। अक्टूबर 2024 के चुनाव पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होंगे, जो ये निर्धारित करेंगे कि उनकी रणनीतियां और नेतृत्व महाराष्ट्र की राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर सकता है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।